नमस्कार साथियों, देवनागरी हिंदी देवनागरी शिक्षा के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो जिससे कि इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो इस कड़ी के अंतर्गत एक क्लास अपन बना चुके हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसकी एक कक्षा कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे पार्ट में अपन हिंदी व्याकरण को लिया था, तो हिंदी व्याकरण की प्रथम कक्षा हो चुकी है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 1 है जो हो चुकी है। भाग इसका अगर माने तो भाग 1 हो चुका है और आज इसका भाग 2 है, यानी व्याकरण का उसी के अंतर्गत अगली कड़ी है और कक्षा नंबर हो जाएगी अपनी तीसरी। कक्षा नंबर ये 3 हो जाएगी और व्याकरण के अंतर्गत भाग 1 और ये भाग दूसरा है। तो इसके अंतर्गत पहले भाग व्याकरण की जो भाग 1 के अंतर्गत अपन ने बात की थी कि किसी की भाषा को समझने के लिए 4 स्तरों पर उसका अध्ययन किया जाता है: ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, व्याकरणिक संरचना और लिपि और वर्तनी। ये 4 स्तर है किसी भी भाषा को समझने और किसी भी भाषा को हृदयंगम करने के लिए। तो इसी कड़ी के अंतर्गत अपन ने बात की थी और सबसे पहले अपन ने लिया था ध्वनि संरचना। जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत सबसे पहले अपने ध्वनि संरचना को शामिल किया गया था, ध्वनि व्यवस्था को शामिल किया था। तो ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत अपने पास 3 चीजें आती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत 3 चीजें, यानी ध्वनियां कौन कौन सी है। तो हिंदी के अंतर्गत जो ध्वनि व्यवस्था है वो 59 ध्वनियां मानी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यह थी कि 59 ध्वनियां मानी गई है और 59 ध्वनियां को 3 डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले है स्वर, जिनकी संख्या 11 और 12 भी मानी जाती है और जिनका उच्चारण स्वतंत्र किया जाता है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्वर की विशेषता मुख्य रूप से यही हुई। और स्वरों की संख्या अपने पास कितनी है? 11 या 12। कुछ विद्वान 12 मानते हैं और कुछ विद्वान 13, कुछ 14 तक चले जाते हैं। और उसके बाद में व्यंजन की जो ध्वनि है वो 45 मानी गई है। और व्यंजन वो है जो कि स्वर, जिनके उच्चारण के लिए या जिनकी जो ध्वनि निकालने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। पहले व्यंजन आता है और फिर स्वर आता है। तो व्यंजन की पहचान क्या है? पहले व्यंजन होगा और फिर स्वर होगा, जिसके अंत में स्वर की ध्वनि आई वो अपने पास व्यंजन है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 45 है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट अपन ने बात की थी कि तीसरा जो है वो अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत अगर बात करें तो 3 इसके पार्ट है। अयोगवाह वो होते हैं जिसको ना स्वर है ना व्यंजन है, जो ना तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं और ना व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं है। और व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है अपने पास अयोगवाह, इनका ध्वनि है वो स्वरों के बाद आती है, जबकि व्यंजन की विशेषता तो ये है कि इनकी ध्वनि स्वर से पहले आती है। तो ये ना स्वर है ना व्यंजन है, ये अयोगवाह है। और अयोगवाह के अंतर्गत अपन 3 विभाग किए गए थे, 3 भाग माने जाते हैं। एक अनुस्वार, अनुनासिक और एक विसर्ग। 3 भाग इसके अंतर्गत माने जाते हैं। और ध्वनियों के लिखित रूप को या ध्वनि को ही अपन क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। जो ध्वनियां है वो व्याकरण में आकर क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। यानी वर्ण वो ध्वनि का ही ध्वनि है एक प्रकार से, और वर्ण वो लघुत्तम रूप है जिसका और विभाजित नहीं किया जा सकता। वो सबसे छोटा रूप यही है। ध्वनि का लिखित रूप और सबसे छोटा रूप यही है। जब ध्वनियों को जब लिखित रूप में लिखते हैं या लिपि में या चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो अक्षर बन जाते हैं। अक्षर का मतलब कभी न खत्म होने वाले अक्षर, जो हमेशा रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, वो बन जाते हैं अक्षर। तो ये बात अपन ने कंप्लीट की थी। उसके बाद अपने ये जो ध्वनि व्यवस्था थी उसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन में अपने इतना ही लिया था, परिचय के अंतर्गत ये शामिल किया था और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन ने बताया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं शब्द व्यवस्था की। तो शब्द व्यवस्था के अंतर्गत शब्द क्या है? ध्वनियों के सार्थक समूह का, यानी कि एक सेंस होना चाहिए। ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी ध्वनियां पास पास आती है और उनका कोई अर्थ होता है। ये दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो मेल होता है ध्वनियों का, ध्वनियां पास पास आती है एक दूसरे के, और पास पास आने के बाद उनका अर्थ निकलता है, तब वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं।
और किसी भी भाषा की ये महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो शब्दों को आत्मसात कर लेती है। किसी भी भाषा, उसमें शब्दों का भंडार रेगुलर चलता रहता है और वो शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता किसी भी भाषा की जीवंतता, उसकी आधुनिकता, उसकी सजीवता के प्रतीक होती है। तो ये भाषा की विशेषता होती है। तो शब्द व्यवस्था के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले जो विभाग किया था वो स्रोत की दृष्टि से किया था, यानी स्रोत की दृष्टि से अपन शब्दों को, यानी कहां से उत्पत्ति हुई, शब्द कहां से आए, भाषा में शब्द कहां से आए, इस हिसाब से अपन ने स्रोत की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। सबसे पहले अपन ने बात किया था तत्सम, तत् मतलब संस्कृत के समान, तत्सम, तदसम यानी संस्कृत उसके समान, यानी संस्कृत भाषा के समान जो शब्द है जिनका कोई रूप नहीं बदला, संस्कृत भाषा से उठाकर एज इट इज वैसे के वैसे हिंदी में शामिल कर लिए गए, वो कौन से हो गए, तत्सम शब्द हो गए। तद्भव, उसके, तद्भव निर्मित, उससे निर्मित, यानी कि उस संस्कृत से निर्मित। समय के साथ साथ जो संस्कृत के शब्द थे वो हिंदी में आकर के परिवर्तित हो गए और उन्होंने अपना एक उन्होंने अपना जो क्या है कि अपना अर्थ ग्रहण कर लिया, वो क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तीसरा, तो अपन बात कर रहे थे स्रोत की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से। तो स्रोत की दृष्टि से यानी उत्पत्ति कहां से हुई, उनका मूल क्या है, मूल कहां से आए शब्द। स्रोत का मतलब हो गया उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति या मूल, बिंदु कहां है, कहां से वो शब्द आए। इस दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। तत्सम, तद्भव, और इनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था सिर्फ परिचय के रूप में। ये गैर अध्ययन नहीं है, सिर्फ परिचय के रूप में अध्ययन है, हमें हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। और तीसरा है इसके अंतर्गत देशज। देशज, देशज अपने आप में नाम से ही हो रहा है, यानी देश में पैदा हुए शब्द। देशज का मतलब क्या हुआ, देश में पैदा हुए शब्द, लोक परंपरा में पैदा हुए शब्द, यानी जो अपने ही देश में, अपने ही स्थान पर या किसी भौगोलिक स्थान पर विशेष रूप से निर्मित हुए, वो कौन से शब्द है, देशज शब्द है। और लोक परंपरा में जो पैदा हुए वो देशज शब्द है। तो देश में पैदा हुए शब्द और लोक परंपरा में पैदा हुए शब्द, देशज कौन से शब्द है, देश में पैदा हुए शब्द, देश में पैदा हुए शब्द, यानी ऐसे शब्द जो देश में ही पैदा हुए और लोक परंपरा में पैदा हुए, लोक परंपरा में पैदा हुए शब्द, यानी ऐसे शब्द जो देश में ही पैदा हुए और लोक परंपरा में ही पैदा हुए, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द प्राय ध्वन्यात्मक होते हैं, यानी ये ध्वनि से अपना अर्थ ग्रहण करते हैं, ध्वनि की तरह बन जाते हैं। देशज शब्द प्राय क्या होते हैं, ध्वन्यात्मक होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ध्वनि के अनुकरण से बन जाते हैं। जैसे कोई भों भों बोला तो भों भों शब्द बन गया, हिन हिनाना तो हिन हिनाना शब्द बन गया, घर घर से घरघट, घरघट शब्द बन गया, घरघट, घर घर, घर घर शब्द बन गया। तो ये शब्द क्या है, ध्वनि का अनुकरण करते हैं। यानी ये शब्द, देशज शब्द की विशेषता क्या बनती है इसकी अगर बात करें तो ये शब्द प्राय ध्वन्यात्मक होते हैं। उनकी विशेषता के अंतर्गत ये विशेषता ही सम्मिलित हो जाएगी। देश में पैदा हुए शब्द, लोक परंपरा में पैदा हुए शब्द, ये शब्द प्राय ध्वन्यात्मक होते हैं। ये शब्द प्राय ध्वन्यात्मक होते हैं। ये शब्द प्राय क्या होते हैं, ध्वन्यात्मक होते हैं। ध्वन्यात्मकता का मतलब क्या हुआ, अर्थ, यानी कि ध्वनि के अनुकरण में बन जाते हैं। शब्द कैसे बन जाते हैं, इसका ध्वन्यात्मक शब्द का अर्थ क्या हुआ, ध्वनि के अनुकरण में शब्दों का निर्माण, अनुकरण में शब्दों का निर्माण। यानी 3 विशेषता हो गई देशज शब्दों की, देश में पैदा हुए शब्द, लोक परंपरा में पैदा हुए शब्द, और ये शब्द प्राय ध्वन्यात्मक होते हैं, यानी ध्वनि के अनुकरण में ये शब्द बन जाते हैं। और जैसे
हिन हिनाना, जैसे हिन हिनाना, जैसे हिन हिनाना। घर घर, जैसे घर घर। तो ये शब्द अपने यहां पर पैदा हुए, लोक परंपरा में पैदा हुए, देश में पैदा हुए। ये ध्वन्यात्मक होता है, ध्वनि के अनुकरण में बन जाते हैं, जैसे हिन हिनाना और घर घर। अब कौन से शब्द हो जाएंगे? तीसरा, चौथा इसमें हो जाएगा विदेशज। विदेशज शब्द, विदेशज से आ जाएगा अपने आप से, शब्द से ही आ जाएगा। इसी को अगर अपन तोड़ते हैं तो बात समझ में आ जाती है। विदेशज का मतलब क्या हुआ? हिंदी परंपरा से भिन्न अन्य भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। यानी हिंदी परंपरा को छोड़ करके, हिंदी परंपरा से भिन्न होकर अन्य भाषाओं से हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। और ये विदेशज शब्द क्यों हिंदी में शामिल हुए? सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए। इसका मतलब क्या है? ये भाषिक संक्रमण से ये शब्द आए हैं, भाषा का आदान प्रदान हुआ, तब ये शब्द क्या है कि घुल मिल गए। तो ये किसके कारण हुए? भाषिक संक्रमण से ये शब्द आए हैं। और अगर बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द आए। एक तो प्राचीन समय में आए, अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द आए, यानी मध्यकाल के अंतर्गत। तुर्कों ने आक्रमण किया, अरबों ने आक्रमण किया, उनके द्वारा जो आए विदेशी, उनके द्वारा विदेशी शब्द आए, जिसके अंतर्गत फारसी आ गए, अरबी आ गए, तुर्की शब्द आ गए। और एक आधुनिक समय में पाश्चात्य जो आए, आक्रमणकारी या पाश्चात्य जो थे यहां पर शासन करने वाले, जिसके अंतर्गत जैसे अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, तो इन भाषाओं के शब्द भी हिंदी ने आत्मसात कर लिए। किस कारण कर लिए? भाषिक संक्रमण के कारण कर लिए। और ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी परंपरा से भिन्न अन्य भाषाओं के हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द। हिंदी परंपरा से भिन्न, हिंदी परंपरा से भिन्न, यानी हिंदी परंपरा में तो संस्कृत के शब्द आ जाते हैं, यानी हिंदी परंपरा को छोड़ करके हिंदी परंपरा से भिन्न अन्य भाषाओं, अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन से शब्द हो जाएंगे? विदेशज शब्द हो जाएंगे। यानी हिंदी परंपरा से भिन्न अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? विदेशज शब्द हो जाएंगे। और ये किस कारण आए? सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी में ये शब्द स्वीकार कर लिए गए। ये शब्द क्यों स्वीकार हुए? सांस्कृतिक आदान प्रदान, दो संस्कृतियां पास पास में आई। संस्कृति के अंतर्गत पूरा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, किस प्रकार का रहन सहन, लोक व्यवस्था, भाषा, सब कुछ संस्कृति में शामिल हो जाती है। यानी संस्कृतियों के आदान प्रदान, दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों की आदान प्रदान की प्रक्रिया में, सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए शब्द क्या से शब्द कहलाते हैं? विदेशज। सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए शब्द, स्वीकार कर लिए गए शब्द क्या, कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तीसरी बात, ये शब्द क्यों आए? भाषिक संक्रमण से आए। भाषिक संक्रमण से शब्द ग्रहण, शब्द ग्रहण, यानी भाषा के संक्रमण से हिंदी ने यह शब्द क्या है? ग्रहण कर लिए। अब इसके अंतर्गत बात करें तो विदेशज शब्दों के अंतर्गत अगर बात करें तो दो इनकी मूल प्रवृत्ति है। एक तो प्राचीन समय में या मध्यकाल में जो शब्द आए, मध्यकाल में शब्द, मध्यकाल में कौन कौन है? अरब आक्रमणकारी, अरबी, फारसी और तुर्की शब्द आए। और एक उपनिवेश काल में आए,
उपनिवेश काल, यानी भारत उपनिवेश था किनका? अंग्रेजों का। कंपनी के रूप में जो व्यापारी आए, यानी व्यापारी आए, सब व्यापारी आए, आधुनिक काल में जो व्यापारी आए, वो जो पाश्चात्य, जिनको अपन कह सकते हैं पाश्चात्य, इसके अंतर्गत कौन आए अपने पास? अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, और उसके बाद में चीनी भाषा के भी कुछ शब्द यहां पर विद्यमान है, कुछ शब्द जापानी भाषा के भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये क्या है कि कोई भी भाषा है वो शब्दों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, ये जीवंतता का प्रमाण है। तो इसीलिए क्या है कि मध्यकाल में अरबी फारसी शब्दों को शामिल कर लिया गया हिंदी में, और उपनिवेश काल में अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी शब्दों को शामिल कर लिया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। फ्रांसीसी शब्दों का शामिल कर लिया गया, डच शब्दों को शामिल कर लिया गया। तो ये अपने पास हो गए देशज शब्द और विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में अंतर्गत क्या है? हिंदी परंपरा से भिन्न अन्य भाषाओं के जो शब्द हिंदी में शामिल कर लिए गए। सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए शब्द है, और ये भाषिक संक्रमण का परिणाम है। और मुख्य रूप से कहां से आए? अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द आए, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डचों के शब्द आए। अब एक इसके अंतर्गत पांचवा है संकर शब्द। संकर का मतलब क्या हुआ कि दो भाषाओं के क्रॉस शब्दों को जोड़ लिया जाता है, तो उससे एक नया ही शब्द बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। पांचवा हो जाएगा संकर शब्द, हाइब्रिड जिसको कह सकते हैं, संकर, यानी दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द। यानी अगर परिभाषा के रूप में ले तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द, मेल से बने शब्द, यानी दो भिन्न भाषाओं का मेल अगर कर दिया जाए और उनसे जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे हिंदी और संस्कृत, उप संस्कृत शब्द है और हिंदी का शब्द इसमें बोली जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? उपबोली। इसी तरीके से फल फारसी का शब्द है, फल, और दार हिंदी का शब्द है तो फलदार। इसी तरीके से डाक अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? डाक घर। तो यह शब्द क्या है कि संकर शब्द है। इसी प्रकार से कई अलग अलग भाषाओं को भी जोड़कर, हिंदी अंग्रेजी को भी जोड़कर, हिंदी फारसी को जोड़कर भी, और फारसी और पुर्तगाली को भी जोड़ करके अलग अलग भाषाओं के शब्द बने हैं जो कि प्रचलन में है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कौन से है? दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द हैं। उसके अंतर्गत उपबोली, फलदार और डाकघर। तो स्रोत की दृष्टि से अपने पास शब्द है वो कितने प्रकार के हैं? अपन अध्ययन कर रहे हैं शब्द व्यवस्था का, और शब्द व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने अध्ययन का विषय लिया था स्रोत की दृष्टि से। तो स्रोत की दृष्टि से अपने पास 5 प्रकार के शब्द हो गए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब आगे अगर बात करते हैं निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार, यानी निर्माण कैसे हुआ शब्दों का, गठन कैसे हुआ, बनावट कैसे हुई, इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कौन सा है। निर्माण या गठन की दृष्टि से, अब स्रोत की दृष्टि से अपन अध्ययन कर लिया, और सेकंड नंबर अगर बात करते हैं अपन निर्माण या गठन की दृष्टि से, यानी शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार। तो दूसरा हो जाएगा निर्माण या गठन, गठन की दृष्टि से शब्द भंडार, यानी निर्माण कैसे कैसे बने शब्द, रचना या बनावट भी कह सकते हैं। निर्माण गठन को अपन क्या कह सकते हैं? रचना या बनावट भी कह सकते हैं। निर्माण कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, रचना कैसे हुई, बनावट कैसे हुई, इस दृष्टि से शब्दों को अपन कितने भागों में
बांट सकते हैं। इस दृष्टि से अपन शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भाग कर सकते हैं। सबसे पहले है रूढ़ शब्द, दूसरा हो जाएगा अपने पास यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, तीसरा हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब यह हुआ कि जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिनकी अर्थ ऐसी ध्वनियां जिनका क्या है कि सदियों से जो शब्द चले आ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति ज्ञात ही न हो, यानी कि ये कैसे बने कोई पता ही नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक का मतलब अपने आप समझते हैं, यौगिक का मतलब होता है कोई चीज को मिलाकर या जोड़ते हैं तब यौगिक बनता है। कोई भी 2 चीजों को मिलाने से यौगिक बनता है, 2 या 3 या 4 चीजों को, दो चीजों को कम से कम मिलाने से क्या बनता है? साइंस की भाषा में यौगिक बनता है। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, जब या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों को जब जोड़ दिया जाता है तो एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब योग रूढ़ का मतलब क्या गया? जिसमें रूढ़ भी होगा और यौगिक भी होगा। तो ऐसे शब्दों में मिला दिया जाए, रूढ़ वालों को और यौगिक वालों को मिला दिया जाए तो कौन से शब्द बन जाएंगे? योग रूढ़ शब्द बन जाएंगे। तो निर्माण, गठन, रचना, बनावट की दृष्टि से शब्दों के 3 प्रकार है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से? ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर कोई शब्द बना है कै, का और न, कान बना है, एक शब्द मिलके बना है दोनों शब्दों से, का और का आ न, तो कान शब्द बना है। अगर इसको अलग अलग कर दें, का अलग कर दें और न अलग कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। न को अपन अलग पढ़े, न का को अलग पढ़े, तो कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ऐसी ध्वनि, जिन ध्वनियों को अलग अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, वो क्या है? रूढ़ शब्द है। यानी ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता, वो क्या है? रूढ़ शब्द है। वो शब्द, अगर परिभाषा में ले तो, वे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। यानी वे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करने से या अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक तो विशेषता ये होगी रूढ़ शब्दों की। दूसरी रूढ़ शब्दों की विशेषता ये है कि जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी वो कहां से बने, उनका जो मूल है वो, जिनकी उत्पत्ति ज्ञात ना हो, यानी कि जो कैसे बने और जिनकी उत्पत्ति ज्ञात ही ना हो, तो वो शब्द हो जाएंगे। दूसरे कौन सा? दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? वे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो रूढ़ शब्द से उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, किताब, तो ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, पैर, नाक, कान और किताब। तो ये हो गए अपने पास रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं यौगिक शब्दों की। दूसरा अपने पास हो जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब जोड़ करना। अपने पास हो जाएंगे यौगिक शब्द। तो योग का मतलब ही जोड़ होता है। जब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है?
एक तो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो ये यौगिक शब्द कैसे, योग का मतलब ही जोड़ना होता है, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनका अर्थ दोनों के अर्थ के जुड़ने से निर्धारित होता है, जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है। एक दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, जिनका अर्थ दोनों के जुड़ने से निर्धारित होता है, जुड़ने से निर्धारित होता है। तो यौगिक शब्द क्या है, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द मिलकर बनाते हैं, और उनका अर्थ कब निकलता है, जब वो दोनों जुड़ते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जिनका अर्थ दोनों के जोड़ने से निर्धारित होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे पुस्तक और आल्य को जोड़ करके पुस्तकालय बन गया, जैसे पुस्तकालय, जैसे बैलगाड़ी, जैसे बैलगाड़ी, जैसे हथगोला, हाथ और गोला दोनों को जोड़ करके हथ गोला, जैसे जलज, जल में उत्पन्न जलज। तो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक शब्द की विशेषता क्या है, सबसे पहले तो रूढ़ है, जो स्वतंत्र है, यानी जो कैसे बना पता ही नहीं है, जिनकी ध्वनि को अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ है, जैसे हाथ पैर। और उसी तरीके से दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर के कौन सा बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। और अर्थ कब निकलता है, जब दो रूढ़ शब्द जुड़ते हैं, जुड़ने पर उनका अर्थ का निर्धारण होता है, अकेले अर्थ का निर्धारण नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तकालय, बैलगाड़ी, हथगोला और जलज। अब तीसरा है योग रूढ़, यानी यौगिक शब्द भी हो और रूढ़ शब्द भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्योंकि इसमें अपने को परिभाषा पता ही है, यौगिक किसे कहते हैं, जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं तो क्या बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं हो, यानी दोनों बातें एक साथ आएगी इसमें, एक शब्द तो योग रूढ़ होगा और दूसरा सिर्फ रूढ़ होगा, तब वो क्या बन जाएगा, योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। तीसरी बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द कैसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संरचना की दृष्टि से यौगिक है, अगर उसको देखें तो वो कैसे दिखाई देते हैं, यौगिक दिखाई देते हैं, किंतु जिनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो गया है, तो वो क्या क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संरचना की दृष्टि से यौगिक है, यानी वो शब्द कैसे दिखाई देते हैं, संरचना की दृष्टि से उसको देखते हैं तो वो यौगिक दिखाई देते हैं, किंतु जिनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो गया है, परंतु उनका अर्थ विशेष रूप में रूढ़ हो गया है। अगर उनको देखते हैं तो वो संरचना की दृष्टि से कैसे दिखाई देते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से कहलाते हैं, अगर उनको देखते हैं तो वो संरचना की दृष्टि से कैसे दिखाई देते हैं, यौगिक दिखाई देते हैं, किंतु जिनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो गया है वो कौन से कहलाते हैं, शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं, एक शब्द है पंकज, पंकज, पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख, और पंकज, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज का मतलब हो गया कीचड़ में जन्म लेने वाला, जलज मतलब उत्पन्न, तो पंकज कीचड़ में जन्म लेने
वाला। तो पंकज शब्द क्या है? यौगिक है। कौन सा शब्द है ये? यौगिक है। परंतु पंकज के लिए कमल अर्थ प्रचलित में आ गया। प्रचलित अर्थ इसका क्या है? पंकज का पंकज शब्द प्रचलित में नहीं है। प्रचलित अर्थ क्या है? प्रचलित अर्थ, प्रचलित अर्थ इसका कमल है। पंकज तो यौगिक शब्द है, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, परंतु पंकज प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में क्या है? पंकज की जगह कमल है। और कमल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। कमल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। यानी कि जो मूल उत्पत्ति वाले शब्द को छोड़ करके जो रूढ़ अर्थ जिसके लिए हो गया है, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर इसका यौगिक शब्द तो नीलकंठ है, नीला है कंठ इसका, परंतु नीलकंठ किसके लिए रूढ़ हो गया? प्रचलन में नीलकंठ कोई नाम नहीं लेता। प्रचलन में क्या नाम लेते हैं? शिव लेते हैं। शिव के लिए कौन सा शब्द रूढ़ हो गया है? नीलकंठ के लिए कौन सा शब्द रूढ़ हो गया है? नीलकंठ यौगिक है, और रूढ़ कौन सा हो गया है? शिव हो गया है। यानी यौगिक शब्द को छोड़ करके जो प्रचलन में हो गया है, वो शब्द कौन सा कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आज अपन ने बात की थी स्रोत की दृष्टि से शब्द कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। स्रोत की दृष्टि से बात कर ली। निर्माण, गठन या बनावट की दृष्टि से शब्द भंडार कौन से हैं? 3 प्रकार के शब्द है। रूढ़ शब्द जिनकी ध्वनियों को अगर अलग कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसकी उत्पत्ति भी ज्ञात नहीं है, जिसकी व्युत्पत्ति भी ज्ञात नहीं है, वो रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द क्या है? जब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के और उनके जुड़ने से अर्थ निकलता है, वो क्या है? यौगिक शब्द है। जैसे पुस्तकालय, हथगोला, बैलगाड़ी, जलज। और योग रूढ़ शब्द क्या अंश है? ऐसे शब्द जो संरचना की दृष्टि से, अगर उसको संरचना, उसकी बनावट है की दृष्टि से तो वो यौगिक है, परंतु उनका एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है, उनका अर्थ है वो विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला यौगिक है, परंतु उसका प्रचलित अर्थ उसकी जगह कमल हो गया है। तो ये अपन ने 2 प्रकार के शब्दों के जो प्रकार है वो शब्द व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ लिया है। अब जो अगले जो शब्द कौन से है, उसका प्रकार कौन सा है, वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस भाषा का जो वैज्ञानिक और सटीक और चयनात्मक अध्ययन जो अपनी तरफ से प्रयास है, उसका फायदा सबको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।